देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम भारत के लोग अपने कौमी परचम, कौमी तराने और कौमी निशान और मुल्क के आईन का एहतराम करते हैं, क्योंकि ये हमारी कौमियत की पहचान है। तिरंगा सारी दुनिया में भारत की तर्जुमानी करता है। ये करोड़ों भारतीयों के दिल की धड़कन है और इसकी इज्जत और एहतराम हर भारतीय शख्स की जिम्मेदारी है। जिन चीजों से हमारी कौमी पहचान वाबस्ता है, उनकी तौहीन को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसी तौहीन करता है तो उसको सजा के दायरे में लाता है नेशनल ऑनर की तौहीन की रोकथाम का कानून 1971। इस कानून के तहत जो कोई किसी भी अवामी मुकाम या आवाम को नजर आने वाली किसी जगह पर भारत के कौमी परचम और भारतीय आईन या किसी अमल से इनकी तौहीन करता है तो उसे 3 साल तक की कैद की सजा और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जब बात झंडे की हो तो उसमें तिरंगा या उसके किसी हिस्से की तस्वीर, पेंटिंग या कोई नक्शा ही क्यों ना हो, सब शामिल है। कानून में पब्लिक प्लेस का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब कोई भी ऐसी जगह जो आवाम के इस्तेमाल के लिए हो या वहाँ उनका आना जाना आवाम के लिए मुमकिन हो। कौमी परचम को निचली सतह पर लहराना, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी अहम बातें हैं जिन्हें जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आज की पेशकश में इस अहम कानून पर माहिरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी। अपना मुल्क अपना आईन, ताकत संविधान की। नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। नाजरीन, पूरी दुनिया में हमारी पहचान एक भारतीय शहरी के तौर पर होती है। दुनिया की भीड़ में जो चीज़ हमारी पहचान कराती है वो है हमारा कौमी परचम तिरंगा। तिरंगा जब लहराता है तो मुल्क के हर शहरी में एक अलग जोश भर जाता है। मुल्क का हर शहरी अपने तिरंगे की, अपने कौमी परचम की इज्जत और एहतराम करता है। और वहीं मुल्क का आइन देता है हमें वो हुकूक जो हमें मुल्क में बराबरी के तौर पर सबको हासिल हैं। लेकिन अगर कोई कहीं अपने आइन की, अपने कौमी निशान की या कौमी परचम की कोई तौहीन करता है तो उसके लिए भी हमारे मुल्क में सज़ा का बाकायदा इंतज़ाम है। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। आज की इस पेशकश में इस कानून को समझेंगे, इसकी बारीकियों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनको करने से एक आदमी नेशनल ऑनर की तौहीन का मुर्तकिब हो जाता है और उसे सज़ा मिलनी फिर तय हो जाती है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस जनाब राजेंद्र सिंह साहब और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहतरमा कनिका भारद्वाज साहिबा। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले राजेंद्र सिंह से जानना चाहूँगा, आपका एक लंबा तजुर्बा है पुलिस का, और जब हम नेशनल ऑनर की बात करते हैं, तिरंगे की बात करते हैं, मुल्क के संविधान की, आइन की बात करते हैं, कितना अहम हो जाता है कि मुल्क के नेशनल ऑनर को प्रोटेक्ट करना और इसकी तौहीन करने वालों को सज़ा देना। नमाज जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपने आज सब्जेक्ट चूज़ किया है। वैसे भी आज डेमोक्रेसी का पर्व है, इलेक्शंस का टाइम है और आज इसने आपने नेशनल एम्बलम्स के बारे में क्वेश्चन उठाया है और जब भी ये क्वेश्चन उठता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोबारा आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने जो है उन चीज़ों को दोबारा से देश प्रेम की भावना को, जब इन ऐसे चीज़ें आती हैं तो बढ़ जाता है। दूसरा, इस प्रोग्राम का एक और भी वो रहेगा कि जितनी भी अवेयरनेस सिटीजन्स में हमारे इन एम्बलम्स के बारे में, इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे रिगार्ड्स करनी है, कैसे इसका आप ध्यान रखेंगे, वो सारी चीज़ें भी जो अवेयरनेस के तौर पर आ जाएगी वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जहाँ तक इस कानून की बात है जो आपने डिस्कस किया है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स 1971, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ है इसका। कुछ हमारे हिंदुस्तान में भी इसका पहले ऐसे ही अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ था, लेकिन जब दिखाई दिया कि हमारे जो नेशनल ऑनर्स की कुछ चीज़ें हैं जिनको कि बहुत सही ढंग से यूज़ नहीं किया जाता, उनका कई बार बेइज्जती के तौर पे जो है कई मतलब उनका यूज इस ढंग से नहीं किया जाता कि वो नेशनल ऑनर जो है वो डिसरेस्पेक्ट हो जाता है। तो उस डिसरेस्पेक्ट से बचाव के लिए, और कोई ऐसा आईपीसी में ऐसा कोई कानून नहीं था कि जिससे कि इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके और लोगों को ऐसे कृत्यों की सज़ा दिलाई जा सके। तो इस वजह से पार्लियामेंट ने ये लॉ जो 1971 में ये बनाया, और इसके साथ साथ एक दो और भी एक्ट थे, और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तौर पे भी इसको जो है इसका 51(1)(a) में इसका यूज़ किया गया। तो तब से ये है, जब से एक्ट बना है तब से इसका हमारा फोकस जो है वो हमारे नेशनल एम्बलम की तरफ ज़्यादा हो गया है। वो हमारी स्वतंत्रता की जो कहानी हो तो गाते ही गाते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताते हैं कि ये रिगार्ड्स की चीज़ है, लेकिन इसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है। इसको हम होइस्ट कर सकते हैं, हम अनफर्ल कर सकते हैं, लेकिन इसका अपकीप भी उतना ही ज़रूरी है जिससे कि इसकी रिगार्ड्स मेंटेन रहे, बनी रहे। जहाँ तक बात है इस एक्ट की, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले चलूँ तो इसमें यही है, इसमें बहुत छोटा सा एक्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है। सेक्शन पैनल सेक्शन तो कुल मिला के 2 ही सेक्शन है। तो उसमें एक में नेशनल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस है या जो हमारा फ्लैग है या नेशनल एंथम है, उनको जो है उनकी अगर कोई डिसरेस्पेक्ट करता है, कोई उनको बर्न करता है पब्लिक प्लेस में या पब्लिक व्यू के अंदर या पब्लिक कन्वेंस के अंदर, तो अगर उनको बर्न करता है, म्यूटिलेट करता है, उसको डिफाइल्स करता है, डिसफिगर करता है, डिस्ट्रॉय करता है, या उसको कहीं ट्रैम्पल डाउन मतलब कहीं उसको पैरों के नीचे कुचलता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, या डिसरेस्पेक्ट करता है, तो वो एक सारी चीज़ें उसका ऑफेंस के कैटेगरी में आती है। क्या तमाम चीज़ें पब्लिक प्लेस में अगर होती हैं तभी ये जुर्म माना जाएगा? हाँ, इसके लिए ये है कि पब्लिक प्लेस या पब्लिक व्यू में, मतलब पब्लिक प्लेस हो सकता है प्राइवेट प्लेस हो, लेकिन लोग पब्लिक व्यू में हो, वहाँ देख रहे हो, आसपास लोग इकट्ठे होते हों, वहाँ आते हों, जैसे मेरा कोई दालान है या मेरा कोई पार्क है या मेरे घर से लगी हुई कोई चीज़ मेरी बाउंड्री के अंदर है, वहाँ आदमी आके बैठते हैं, तो वो एक पब्लिक कोई छत पर चढ़ करके अपने छत पे, हाँ, तो वो पब्लिक व्यू में आ जाता है। या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है तो वो भी पब्लिक प्लेस की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इस जगह अगर कोई घर के अंदर अकेला कोई आदमी है तो वहाँ ये जो है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई अभी, वो ऑफेंस के कैटेगरी में नहीं आएंगी, और वो ऑफेंस होगा पब्लिक प्लेस, पब्लिक व्यू या ट्रांसपोर्टेशन के अंदर होगा, तो उसकी डिसरिगार्ड होगी या उसको जो है इस ढंग से यूज किया जाएगा। तो उसके लिए सजा का भी प्रोविजन है, 3 साल की सजा तक, 3 साल तक सजा हो सकती है, 3 साल तक की सजा उसमें दी जा सकती है, फाइन भी हो सकता है, और अगर रिपीट ऑफेंडर है तो मिनिमम 1 ईयर की उसमें जो है होगी। जी, यहाँ पर मैं कनिका जी से भी जानना चाहूँगा कि देश का हर जो नागरिक है, हर शहरी है, वो तिरंगा लहरा सकता है, फहरा सकता है, हर कोई चाहता भी है कि उसके का तिरंगे के से उसका जो जज्बाती ताल्लुक़ है वो उसको इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं वो चाहता है कि मेरा भी उस पर राइट होना चाहिए, लेकिन उसका राइट कितना, ये लिमिट जो है, क्या ये कानून तय करता है कि आपका एक राइट है तिरंगे के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे इस एक्ट के बारे में सर ने भी बताया और आपने अभी बोला, तो इसमें क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस जो है, देखो बहुत छोटा सा एक्ट है, ज़्यादा बहुत एक्सटेंसिव एक्ट ही नहीं है, डिटेल नहीं है, तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस कहीं एज सच कहीं डिफाइंड नहीं है। सिर्फ सेक्शन 2 और सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ आपको यूज़ नहीं करना है, क्या क्या काम आपको नहीं करने हैं। स्पेसिफिकली जब मैं बात करूं इंडियन फ्लैग की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, यही 2 चीज़ें इस एक्ट में स्पेसिफिकली लिखी गई हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन फ्लैग को कैसे कैसे यूज़ नहीं करना है, आप कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, वो सेक्शन 2 सेक्शन 3 में साफ लिखा है। जैसा कि अभी सर ने बोला, आप उसको जला नहीं सकते, आप उसको पानी में नहीं डाल सकते, आप उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, मतलब अगर आप जानबूझ के कोई ऐसे कलर्स ऐड नहीं कर सकते या ट्विस्ट नहीं कर सकते उसकी जो एक बेसिक फॉर्मेट है उसको। आप इसके अलावा कहीं आप गाड़ी में जैसे टायर्स में नहीं लगा सकते, उसको गाड़ी में रख दिया डैशबोर्ड पे वो अलाउड है, बट गाड़ी में टायर्स में नहीं लगा सकते। इसके अलावा आप अगर नेशनल फ्लैग है उसके ऊपर कुछ अर्पित नहीं कर सकते, कुछ चढ़ा नहीं सकते फ्लावर्स के बिना। फॉर एग्जांपल सिर्फ फ्लावर्स ही आप चढ़ा सकते हैं, गार्लैंड आप चढ़ा सकते हैं, मालाएं चढ़ा सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं चढ़ा सकते। इसी के
अलावा मैं बात ये भी करना चाहूँगी कि अभी जो एक्ट हमारा बना है, ये जो एक्ट है 1971 में बना था, तो इस एक्ट में जो बात की गई है वो सोशल मीडिया या डिजिटल की कहीं बात नहीं की गई। वो सिर्फ एक नॉर्मल पब्लिक स्पेस की बात हुई है या फिर नॉर्मली ऐसे कमर्शियल पर्पस इन सब चीज़ों की बात हुई है। बट डिजिटलाइजेशन जो अब देखा गया है, इसलिए मुझे लगता है इस एक्ट का अमेंड होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो डिजिटलाइजेशन जितना ऑनलाइन लोग पोस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन लोग ट्विस्ट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्रॉब्लम है, जैसे पॉलिटिकल आप इश्यूज भी देखिए, किसी को प्रॉब्लम है, वो ऑनलाइन डिस्टॉर्ट करके उन्होंने फ्लैग लगा दिया, उस पर कोई लॉ नहीं है उस पर, क्योंकि लेकिन वक्त की ज़रूरत, आपने बिल्कुल कहा कि ये एक वक्त की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम 3 नए क्रिमिनल लॉज लेकर के आए, उसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनको बाकायदा तौर पर तस्लीम किया। इसी तरीके से अगर कोई वायलेट करता है, कोई किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई तौहीन करता है हमारे कौमी परचम की या कौमी तराने की, कहीं भी अगर ऐसा कुछ करता है तो वो भी कानून में आना चाहिए। राजेंद्र सिंह से मैं चाहूँगा सर कि इस पर भी आपका रिएक्शन आना चाहिए कि क्या वाकई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उस वक्त कनिका जी ने उठाया। नहीं, बिल्कुल बहुत ही वैलिड और बहुत ही लीगली सस्टेनेबल पॉइंट है। एक बात है कि जब नेशनल फ्लैग की बात हम जब करते हैं झंडे की, तो उसमें ये है कि उसका चित्र बनाना भी, उसकी पेंटिंग करना भी, उसको कहीं रिप्रेजेंट करना कहीं किसी दूसरे तरीके से भी करना है, तो वो उसी के अंदर भी हम अभी फॉर द टाइम बिंग, जब तक कोई स्पेसिफिक उसका नहीं आता, तब तक हम उस नेशनल फ्लैग की कैटेगरी में उसको ले सकते हैं। अगर आप डिजिटली भी किसी फोटोग्राफ्स या किसी टीवी के अंदर कोई आदमी उसको तलवार से काटता है या कोई उसको ऊपर कीचड़ फेंकता है, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा अगर इंटेंशनली ऐसा करता है। तो अभी प्रेजेंटली जो कानून की जो नेशनल फ्लैग के बारे में जो डिटेल में डिस्कशन किया गया, नेशनल फ्लैग सिर्फ झंडा सिर्फ और सिर्फ कपड़े का नहीं है, वो कागज़ का भी हो सकता है, डिजिटली भी हो सकता है, किसी दीवार के ऊपर भी पेंटिंग हो सकती है, कहीं आप कागज़ के ऊपर वैसे ही अगर अब मैं अगर यहाँ भी झंडा बना दूंगा तो, और झंडा बनाने के बाद कोई आदमी आकर उसको डिस्ट्रॉय करता है, कुछ भी करता है, वो भी उसी कैटेगरी में लिया जाएगा। तो डिजिटली भी अगर कोई टीवी के अंदर बैठ के ऐसा करता है, झंडे के लिए अनादर करता है, तो उसके ऊपर भी ऑफेंस जो है वो बन जाएगा। देखा जाए तो उसके अंदर भी, उसके ऊपर भी एक केस बन सकता है और उसको माना जाएगा कि कहीं अगर वो डिजिटली भी उसकी तौहीन कर रहे हैं, वो डिसफिगर के अंदर भी आ जाएगा। और उसमें जो है, क्योंकि आप उसकी डिसफिगर कर रहे हो, उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, डिसरेस्पेक्ट की भी 8-10 कैटेगरी हैं जिनको स्पेसिफिकली लॉ में मना किया गया है, वहाँ पर। लेकिन बहुत सारे हमने कंट्रीज में देखा है कि लोग अपना जो उनका कौमी परचम होता है उसका लिबास बना लेते हैं। हमारे यहाँ, हमारे देश में हम देखते हैं कि लोग अब भी झंडा अपने या तो एक उस पर झंडे के तौर पर ही साथ में होगा, या हाथ से हाथ अगर उसमें कोई डंडा नहीं भी लगा हुआ है तो वो हाथ में उनके होता है। क्या अगर उसको यहाँ पर भी कोई उस तरीके की ड्रेस बनाना चाहता है, उसकी कानून क्या कहता है राजेंद्र सिंह? हाँ, इसमें देखो कानून बिल्कुल क्लियर है। इसमें क्या है कि पहले कानून के अंदर ये नहीं था कि आप जो है कोई रेस्ट्रिक्शंस एज सच नहीं थे कि आप उसकी शर्ट नहीं बना सकते या आप उसका अपना साफा नहीं बना सकते। तो कुछ इस टाइप की रेस्ट्रिक्शंस, हालांकि फ्लैग कोड से वो रेगुलेट होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं आया था। लेकिन इसमें लॉ जो है, जो जब डिसरेस्पेक्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि कमर से नीचे का जो भी क्लॉथ है या कपड़ा है, उसमें तो झंडे का बिल्कुल भी लगाना भी, उसको बाहर से भी उसका कोई पार्ट भी या उसको एक्स्ट्रा भी अगर कुछ लगाएंगे वो अलाउ नहीं है। लेकिन क्योंकि ये 2005 के जो इसका अमेंडमेंट हुआ था एक्ट का, उसके अंदर ही आया था, उसमें स्पोर्ट्समैन ने कुछ कहा था कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो हमारे लिए तो झंडा हमारे देश का जो है ना, वो प्रतीक जब तक हम अपने सीने पे ना लगाएं, चाहे वेस्ट के साथ लगाएं, चाहे शर्ट के साथ ना लगाएं, चाहे अपने कैप के अंदर नहीं लगाएं, तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो उसमें 2005 के बाद ये अलाउ कर दिया गया था कि आप एक्स्ट्रा जो चीज़ें अपने बॉडी से ऊपर के पार्ट के ऊपर लगा सकते हो आदर सहित, वो भी जो फ्लैग कोड के हिसाब से लगाएंगे कि उसके कोई डिसरेस्पेक्ट ना हो। तो ये अलाउ कर दिया था उसके बाद। जी कनिका जी, हमारे देश में एक बड़ा एक अहम फैसला आया कि अब मुल्क का हर शहरी जो है वो झंडा फहरा सकता है, और बहुत सारी हम देखते हैं छतों पर लगे होते हैं झंडे 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर। लेकिन क्या एक इंसान के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो झंडा अपनी छत पर या कहीं पर भी अपने आंगन में लहरा रहा है, फहरा रहा है, और उसके बाद उसका ख्याल रखना कानून क्या कहता है कि उसको वो कहीं से फटा हुआ ना हो, कहीं उल्टा ना फहरा दिया जाए? मैं चाहूँगा कि आप कानून की रोशनी में समझाएं हमारे व्यूवर्स को कि वो जान सके कि सिर्फ झंडा फहराना ही एक उनका राइट नहीं है, उसकी जिम्मेदारियां और भी हैं।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये हर नागरिक की ड्यूटी है। एज़ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ये हर नागरिक की ड्यूटी भी है कि वो सिर्फ झंडा अगर वो लेके आ रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करें। और देखिए, जैसे मैं कंपेयर करूँगी भारत देश को और देशों के साथ, और देशों में जैसे है कि रूल्स है कि वो अपना झंडा पहन भी सकते हैं, आपने स्लीपर्स भी देखे होंगे, स्लीपर्स में भी लेके घूमते हैं। बट भारत जो देश है ना, बहुत सेंटिमेंटल लोग यहाँ हैं और हमें अपने देश से ना जिस तरह का सेंटिमेंट हमारा, इमोशनली हम जुड़े हुए हैं, तो हम ये चीज़ नहीं सोच सकते, इसीलिए ये एक्ट में लिखा भी गया। तो अगर आप झंडा ला रहे हैं, उसको आप रिस्पेक्टफुली नहीं रखेंगे एज पर द लॉ, उसको आप फाड़ देंगे। बट ये जो भी चीज़ें हैं ये पब्लिक प्लेस में होना ज़रूरी है। ये अगर आप 2 लोग अकेले घर में हैं या फैमिली बैठी और फाड़ दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप पब्लिक प्लेस में, अगर आप किसी गार्डन में हैं, आप किसी पब्लिक इवेंट में हैं, अब जैसे अभी रिसेंट आपने देखा कि जो सिनेमाज हैं उसमें पहले डायरेक्शन आई थी कि सिनेमाज में मूवी से पहले जो है नेशनल एंथम चलाया जाएगा, तो उसमें आप खड़े नहीं हो रहे हैं या उसमें आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो सही नहीं है। लेकिन वहां पर भी कुछ बाद में कुछ इजाजत दी गई, जो लोग खड़े नहीं हो सकते, पहले तो सबके लिए खड़ा होना लाजमी था, लेकिन उसके बाद में एक अमेंडमेंट आया उस फैसले के अंदर कि जो लोग मजबूर हैं या माजूर हैं, नहीं खड़े हो सकते, उनको इजाजत मिली। और दूसरा एक अमेंडमेंट ये भी था कि एक मैंडेटरी नहीं था, जो सिनेमा हॉल के मालिक चाहें वो चला सकते हैं, जो नहीं चाहें वो नहीं चला सकते। क्या मैं चाहूँगा इसके ऊपर राजेंद्र सर आप भी रोशनी डालें। हाँ, मैं दोनों चीज़ों पे एक बार बताता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि हमारा जितना भी झंडे का फहराने का जो तौर तरीके हैं वो हमारे फ्लैग कोड से जो है रेगुलेट होते हैं जी। तो फ्लैग कोड जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा, MHA के द्वारा वह बनाया गया एक सर्कुलर या एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद क्या है कि एक्ट जो है वो हमारा जो ये एक्ट बनाया गया था उसकी डेफिनेशंस और फ्लैग कोड की डेफिनेशंस को एक जजमेंट है 2004 का नवीन जिंदल साहब का जी। उन्होंने, नवीन जिंदल साहब ने कहा कि बाहर से पढ़ के आए थे, वो देखते थे कैसे फहराते हैं हर आदमी, और हमारे देश में पब्लिक को वो लिबर्टी नहीं थी, एक स्पेशल क्लास थी, उस क्लास तक ही रेस्ट्रिक्टेड थी सारी चीज़ें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिट लगाई, उसमें PIL डाली हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसके बाद ये पता लगा कि ये जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की है, ये जो क्लास बना रखी है, इस इंस्ट्रक्शंस को जो है वो हम इसको नहीं मानते, और ये फंडामेंटल राइट है एक आदमी का, एक्सप्रेस करता है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, और जो फीलिंग एक्सप्रेस करता है वो सेक्शन 9 आर्टिकल 19 जो है 1A का जो है वो फीलिंग, स्पीच और एक्सप्रेशंस की जो हमारे आज़ादी फंडामेंटल राइट है उसके अंदर समाहित है कि हम अपने झंडे को भी फहराएं और कहीं भी लगाएं, हमारे घर के ऊपर लगाएं, क्योंकि वो उसका कमर्शियल यूज़ हुआ ये था कि कमर्शियल यूज़ के तौर पे उसने अपनी फैक्ट्री पे लगा दिया था, तो फैक्ट्री की वजह से उसको कमर्शियल यूज़ मान के उसको झंडे को हटाया था और उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया गया था। तो इस वजह से उन्होंने लगाया कि झंडा मेरी एक एक्सप्रेशन की वो चीज़ है और मैं इसको एक्सप्रेस करूँगा। उसके बाद 2004 के बाद ये अलाउ कर दिया गया था, ये फंडामेंटल राइट्स है और आदमी इसको होइस्ट भी कर सकता है बिल्डिंग पर भी, और उसको आराम से फहरा भी सकता है, ये पब्लिक को भी, और 7 दिन ये चीज़ें कर सकता है। तो ये पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा, एक जो पब्लिक तब तक उससे डिबार थी, वो पब्लिक को ये सबसे बड़ा राइट मिला। तो इस एक्ट के दूसरा आपने बताया कि जो 2016 में और 2018 में ये डिसीजन हुआ था 2 बार, मिस्टर चौकसी का केस था, जो MP हाई कोर्ट ने जो है, ये करण जौहर है, उनकी कोई फिल्म थी, उसमें कोई फिल्म के दौरान जो नेशनल एंथम जब गाई जा रही थी तो खड़े नहीं हुए थे, तो खड़े ना होने की वजह से उन्होंने उसको फिल्म को बैन कर दिया था वहाँ पर, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका बताया, जो एक्ट जो है हमारा, वो एक्ट ये कहता है कि आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करोगे और आपको मना नहीं करोगे किसी को गाने से, मना नहीं कर सकते। लेकिन कोई पॉजिटिव एक्शन उस आदमी के पार्ट पे नहीं बताया था, सिर्फ ये 2 इंस्ट्रक्शन दी थी जो नेगेटिव उसके ब्रांचेस थी कि भाई आप ये नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा कि यार कोई आदमी खड़ा होता है या नहीं होता है, उसको आप ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं ले, जब तक कि इंटेंशनल, मान लो आप 15 आदमी खड़े हैं और 15 में से 10 डेलिबरेटली बैठ जाते हैं, तो डेफिनेटली वो आप उसको नेशनल एंथम को रोक रहे हैं। लेकिन कोई एक आदमी बैठता है तो उसमें नहीं है। तो 16 में तो सभी ये मना कर दिया था कि हर पिक्चर हॉल में ये नेशनल एंथम जो है स्टार्टिंग में गाया जाएगा, बताया जाएगा, और उसके बाद फिर जो है ये चलेगा। लेकिन वो मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन फिर उन्होंने चेंज कर दी गवर्नमेंट ने 2018 में, उसको मैंडेटरी उसको चेंज करके कहा कि भाई नहीं, ये डायरेक्टरी है, ये एक कोई अगर पिक्चर हॉल गाना चाहे तो चाहे, अदरवाइज नहीं है।
और इसमें भी फ्लैग कोड ये मतलब ये जो लॉ है ये नहीं कहता कि खड़ा होना या ना हो, लेकिन रेस्पेक्ट है। अगर आप आप खड़े नहीं होगे तो इसका मतलब ये है कि आप डिसरेस्पेक्ट की कैटेगरी में कई बार कंसीडर कर लिए जाते हो। अगर आप इंटेंशनली उसको अवॉइड कर रहे, खड़े नहीं हो रहे, तो वो डिसरेस्पेक्ट की कैटेगरी में कहीं ना कहीं उसका इंटरप्रिटेशन यहाँ ऐसा किया जा सकता है। अगर आप डेलिबरेटली नहीं हो और वैसे खड़े नहीं हो रहे या आपकी फिजिकल ऐसी हालत नहीं है कि आप खड़े हो, तो वो आपकी छूट की धारा में आओगे आप, और वो डिसरेस्पेक्ट नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा अंतर है फ्लैग कोड और हमारा जो लॉ है, जो स्टैट्यूटरी लॉ है, दोनों में इंस्ट्रक्शंस में स्टैट्यूटरी लॉ में थोड़ा सा अंतर है। तो जो अपराध वही होगा, सजा उसी की मिलेगी जो स्टैट्यूटरी लॉ का वायलेशन होगा। अब पुलिस का आपका एक लंबा तजुर्बा है, आप पुलिस में रहे हैं। अक्सर कुछ प्रोग्राम्स में इस तरह की तस्वीर आती हैं कि जहां पर झंडा फहराते वक्त वो झंडा उल्टा कहीं आता है सामने, कि इसमें केसरिया रंग नीचे हो गया है, कहीं कुछ जो अशोक चक्र है उसमें कुछ तब्दीली होती है तो उसके ऊपर लोग आवाज़ें उठाते हैं। क्या ये भी एक उसमें कैटेगरी में आता है, इसको भी जुर्म की कैटेगरी में रखा गया है कानून के अंदर? हाँ बिल्कुल, आप देखो एक दो इंसिडेंट हुए थे पहले, शायद शाहरुख खान का था या कोई और भी शायद था, जिन्होंने गलती से झंडा जो है, जो केसरिया रंग है हमारा, उसको नीचे की साइड में लगा दिया था। तो वो बेसिकली अगर इंटेंशनल है झंडे का तो वो ऑफेंस है, सेक्शन 3 के ही अंदर ऑफेंस है। तो वो उस कैटेगरी में आएगा कि झंडे का केसरी रंग, उसका जो अलाव मतलब उसका कोई भी जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से अगर झंडे का 3/2 और जो उसके क्लासिफिकेशंस हैं, 9 कैटेगरी हैं झंडे की, अगर उनमें किसी में भी वो जो है वायलेट होता है तो वो फिर ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाता है। और दूसरा ये अगर रंग नीचे लगा दिया किसी ने डेलिबरेटली उसको झंडे, तो इसका मतलब डेलिबरेटली डिसरेस्पेक्ट करना चाहता है। हाँ, एक्सीडेंटली किसी ने किसी को दिया और पकड़ लिया और बाद में उसने चेंज कर दिया, तो वो फिर इंटेंशन ऐसी नहीं है, तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा। जानबूझ के किया या नहीं किया, मैं कनिका जी से चाहूंगा इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें कि किसने डेलिबरेटली किया और किसने डेलिबरेटली नहीं किया, इसका फैसला कैसे होगा? जी, इसका फैसला होगा एविडेंस पे। अगर कोई फोटोग्राफ है या कोई वीडियो है जो ये स्पष्ट कर दे कि इंटेंशनली किया है या अनइंटेंशनली किया है, जनरली जो इंटेंशनली लोग करते हैं तो साथ में वो और भी एक्टिविटीज़ करते हैं साथ में, जैसे नारे लगा दिए उसके साथ, या वो साफ पता चल जाता है वीडियो देख के कि आप इंटेंशनली कर रहे हो या आपसे गलती से हो गया है। तो ये जो है वो एविडेंस पे बेस्ड है पूरा की पूरा, कि अगर कोई एविडेंस या कोई विटनेस है, ये भी ऐड करना चाहती हूँ, अगर जैसे कोई पब्लिक इवेंट होता है उसमें अगर इस तरह से कोई एक्टिविटी होती है जो कि इंसल्ट है हमारे नेशनल फ्लैग को, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, तो अगर पब्लिक प्लेस पे किया है और कोई विटनेस गवाह देने को तैयार है, या बहुत सारे एक विटनेस या बहुत सारे विटनेस, तो वो कोर्ट में आके अगर गवाही दें कि ये इंटेंशनली किया है, तो ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। तो एविडेंस कितना स्ट्रॉन्ग है उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि केस कितना स्ट्रॉन्ग बनता है। जी, यहाँ पर एक केस की बात आती है और दूसरा ये भी आता है कि एक मुल्क का हर नागरिक, हर शहरी यह चाहता है कि वो ना सिर्फ झंडा फहरा सके, वो ये भी चाहता है कि जब उसका आखिरी वक्त हो तो वो झंडा उसकी लाश पर भी हो, उसकी मैयत पर भी हो। राजेंद्र सिंह से जानना चाहूँगा कि क्या कानून इजाज़त देता है कि मुल्क का वो शहरी जो चाहे कि उसका जनाजा तिरंगे में जाए, क्या उसको इस चीज़ की इजाज़त है, या कानून कहीं इसके अंदर कुछ बंदिश लगाता है? नहीं, इसमें कुछ स्पेसिफिक है। देखो, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जाट आंदोलन के अंदर जो फार्मर्स आंदोलन था हमारा, जी जी, मैं वहीं उसके अंदर एक जो है केस यूपी पुलिस में रजिस्टर हुआ था पीलीभीत में। वो उन्होंने, उसकी मदर और उसके भाई ने उसको ड्रैप करके और उसमें जो है उसके साथ लगाया था, उसमें ऑफेंस हुआ था। तो हमारा जो सेक्शन 3 है, जहाँ पर ये हमारी जो डिसरेस्पेक्ट की कैटेगरीज हैं 10-11, उन डिसरेस्पेक्ट की कैटेगरी में इसको कि प्राइवेट पर्सन्स जो है उसकी डेथ के ऊपर आप उसको ड्रैप नहीं कर सकते, उसको चारों तरफ से लपेट। ये सिर्फ जो है डिफेंस पर्सनल्स हैं जो वार के अंदर लड़ते हैं, या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, या कोई स्टेट का की तरफ से कोई जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, स्टेट की तरफ से अप्रूव्ड कोई प्रोग्राम है, स्टेट की तरफ से किसी को अलाउ किया गया। बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी है, उनको भी ये एक कई बार हमारे पुलिस में भी 1-2 थे जिनको ये सम्मान मिला था। तो वो गवर्नमेंट अगर उसको अप्रूव करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अब वो चीज़ें अलाउ हो सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी अगर ये चाहे कि मैं अपनी इसको झंडे के अंदर लपेट के और जो है मैं इसको ले जाऊं, तो वो उसके लिए अलाउ नहीं है, वो एक ऑफेंस की कैटेगरी में है।
उसके उसके अंदर ये भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी सर्विस रही है, क्या जिस वक्त हम किसी के जनाजे के ऊपर झंडा हम अपना रखते हैं, क्या उसकी भी कोई कंडीशंस होती हैं कि उसको किस तरह से रखा जाएगा और उसको कब लगाना है, कब उठाना है, क्योंकि ये भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको जानना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका पूरा फ्लैग कोड में बताया हुआ है। उसमें ये है कि आप केसरिया रंग जो है, जिधर उसकी डेड बॉडी की जो है, जिधर फेस है, केसरिया रंग उधर होगा, और पैरों की तरफ जो है, जो ग्रीन साइड का रहेगा, वो पूरी तरह से उसमें रैप किया जाएगा। चाहे वो बियर है, मतलब जो वो क्या कहते हैं जिसको मतलब डेड बॉडी को उठा के ले चलते हैं वो है, या कॉफिन है, उसके अंदर जो है इस ढंग का बौर, जब वो अगर उसको आप नीचे दबाते हो, दफनाते हो, तो झंडे को पूरी तरह से प्रॉपरली रैप किया जाएगा वापस, बिल्कुल इज्जत और एहतराम के साथ उसको देखा जाए, उसको तय कर लिया जाएगा, और वो रैप करके हटाया जाएगा। उसको वहां पर उसमें नहीं डाला जाएगा, ना ही उनके साथ उसको जलाने का कोई काम किया जाएगा, ना जलाया जा सकता है और ना ही उसे दफनाया जा सकता है, क्योंकि तिरंगे की इज्जत, तिरंगे का सम्मान, उसका एहतराम वो अपनी जगह है, और इसलिए जिसको भी सम्मान दिया गया है सरकारी एजाज के तौर पर, वो उसका सम्मान वहीं तक है जहां तक लोग उसको देख रहे हैं, उनको उनका जनाजा जा रहा है, उसके बाद ना उसको दफनाया जा सकता है, ना ही उसे जलाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अभी और गुफ्तगू करनी ज़रूरी है, और उसको करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ रुकते हैं एक वक्त के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। आज हम बात कर रहे हैं कौमी परचम की इज्जत की, कौमी तराने की, और उसके साथ साथ मुल्क के आइन की। अगर कोई इसकी तौहीन करता है तो किस कानून के तहत उसे सज़ा दी जा सकती है। जी हाँ, हमें अपने हुकूक के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कनिका जी के पास आना चाहूँगा सबसे पहले, और ये जानना चाहूँगा कि इसके अगर हम अहम प्रोविज़न्स की बात करें इस कानून की, तो वो कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न्स हैं जिनको जानना और समझना हर व्यूवर्स के लिए, और यहाँ तक कि हमारे मुल्क के हर शहरी के लिए ज़रूरी हो जाता है। जी, इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 सबसे अहम है, जो हर सिटीज़न को मुझे लगता है एक बार पढ़ लेना चाहिए कि अपनी रूटीन मैनर में वो गलती से भी किसी भी ऐसे गाइडलाइन का उल्लंघन ना कर दे जिससे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, या हमारा नेशनल एंथम है, या हमारा इंडियन फ्लैग है, उसकी कहीं से भी तौहीन हो जाए। तो सेक्शन 2, सेक्शन 3 मुझे लगता है हर नागरिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसमें स्पेसिफिकली ये बताया है कि आप जो इंडियन फ्लैग है, या नेशनल एंथम है, या कॉन्स्टिट्यूशन है, आप किस तरह से उसका जो है आप डिसरिस्पेक्ट उसको नहीं कर सकते, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आप नहीं कर सकते। इसमें एक ये भी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें एडेड है इसी एक्ट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे जैसे कई बार काफ़ी सारे व्यूज़ ओपिनियंस आते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, चाहे उसमें अमेंडमेंट करनी हो उसके लिए भी क्रिटिसिज्म होता है। तो ये पॉइंट एक मैं रखना चाहती हूँ कि अगर क्रिटिसाइज़ करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई ओपिनियन रखा जाता है, या अमेंडमेंट करने के लिए उसमें कोई ओपिनियन रखा जाता है, तो वो जो है वो इस एक्ट में इलीगल नहीं माना जाएगा, वो अलाउड है। बाकी इसके अलावा आपकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी डिसरिस्पेक्ट हो। हम यहाँ बात तो कर रहे हैं इंडियन फ्लैग की और नेशनल एंथम की, पर कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस में। वो जो किताब है हमारी, उसमें भी आप उसको छेड़छाड़ करके, या उसको डिस्टॉर्ट करके, उसको ट्विस्ट करके, उसको किसी तरह से एक गंदी छवि में आप नहीं दिखा सकते, चाहे पब्लिक प्लेस में या ऑनलाइन सोशल मीडिया भी। तो ये चीज़ भी आप नहीं कर सकते। मुझे लगता है सेक्शन 2 और सेक्शन 3 हर एक सिटीजन को पढ़ लेना चाहिए। अब यहाँ एक अहम मसला होता है, ये भी सामने आता है कि देश में हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में झंडे बनते हैं। अब उसका जब इस्तेमाल हो जाता है, या वो कहीं से कुछ बोसीदा होने लगता है, तो उसको डिस्ट्रॉय किस तरह से किया जाए। राजेंद्र सिंह सर से जानना चाहूँगा कि क्या वाकई इसके लिए एक निज़ाम है, एक मैकेनिज़्म बनाया गया है कि उसको डिस्ट्रॉय किस तरह से किया जाएगा? हाँ बिल्कुल है। ये तो बात सही है कि आप अपना झंडा अनफॉल भी कर सकते हैं, होइस्ट भी कर सकते हैं, और अपनी जो नेशनल फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं झंडे को फहरा के। लेकिन साथ में जैसा कनिका जी ने बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं आपके साथ साथ इसके लिए, कि भाई आप उसकी रेस्पेक्ट कैसे करेंगे। और अगर उसको वहीं रोड पे फेंक देंगे, आपने अभी जलसा लिया और आपके हाथ में झंडे थे और वो आपने सारे वहीं पर रोड पे फेंक दिए, वो किसी के पैरों में से कुछ ले जाएंगे, वो उनका म्यूटिलेट होंगे, ख़राब होंगे, ट्रैम्पल डाउन होंगे, तो वो क्या है कि उससे डिसरेस्पेक्ट होता है। या कहीं गंदगी में आपने फैल दिए, या कहीं और उसको फाड़ के उसके टुकड़े डाल दिए पब्लिक प्लेस में, ये सारे
सारे के सारे ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो उसका डिस्पोजल भी करना, आपके पास झंडा है, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे पॉलिस्टर का हो, चाहे कैसा भी हो, जो भी झंडा है आपके पास, आप अगर वो ख़राब हो गया है, म्यूटिलेट हो गया, उस पर कुछ गिर गया है एक्सीडेंटली, तो आप उसको, और या आपको वो उसमें कुछ और कमियाँ आ गई हैं, तो आप उसको लें अपने घर के अंदर ही या किसी भी प्राइवेट प्लेस में अंदर, उसको आप जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं, इवन जला भी सकते हैं, लेकिन वो विद इन योर प्राइवेट प्लेसेस, वो जहाँ पब्लिक ना देख सके। हाँ, जहाँ पब्लिक उसका जो है वो उसको वो चित्रण ना हो पाए, तो वो एक उसका डिस्पोजल का अपना तरीका, आप लाएं पब्लिक प्लेस पे, उसको ना डालें, घर में लाएं और उसको जो है डिस्ट्रॉय करें। कई बार गंदे हो जाते हैं, बहुत सारे गट्ठड़ के गट्ठड़ पड़े रहते हैं, उनमें वो लग जाती है, तो उसका भी डिस्ट्रॉय करने का वही तरीका है। तो एक डिसरेस्पेक्ट को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ करनी जरूरी है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर हम देखते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी पर लोग अपनी दुकानों में भी लगा देते हैं, दुकान के शटर में भी लगा देते हैं, और वो झंडा बजाय सीधा लगने के वो झुका हुआ लगा हुआ होता है, बहुत सारे लोग इस तरह से लगा देते हैं। तो क्या ये भी कहीं कानून के किसी दायरे में आता है कि इसको भी हम सज़ा के तौर पर लेते हैं, या यहाँ पर सिर्फ कुछ हमारी गाइडलाइंस हैं जो बता दी जाए? हाँ, नहीं देखो, ये तो मैंने बताया ना, जो नवीन जिंदल साहब का जो केस था, उस केस में जो है ये तो राइट्स आपको मिल गया कि होइस्ट और अनफर्ल आप कर सकते हो, ठीक है, झंडे को, और ये जो अपने नेशनल इवेंट्स जो हैं उनके ऊपर तो आप बिल्कुल ज़रूर कर ही सकते हो। तो जब आप झंडे का करते हो तो झंडे का रखरखाव जो है वो फिर आपका फ्लैग कोड के थ्रू रेगुलेट होता है कि फ्लैग कोड क्या बताता है कैसे आपको झंडा रखना है। कहीं भी जो है वो झंडा जब आप लगा ही जाएगा, उसके बाद दूसरे झंडे वो ख़त्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, उसका साइज जो है वो प्रॉपर रहेगा, उसके अंदर चक्कर रहेगा, उसके अंदर कुछ लिखा नहीं रहेगा, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई लिटरिंग नहीं होगी, वो किसी मूर्ति के साथ नहीं लगाया जाएगा, या ये जैसे ये टेबल्स हैं, टेबल के साथ रैप नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंटली खड़ा रहेगा और प्रॉपर रेस्पेक्ट होगा। अगर कोई स्पीकर बोल रहा है तो उसके राइट साइड में उसको रख के जो है रखा जाएगा, ये नहीं कि कहीं भी रखा जा सके, उसके पीछे प्रॉपर वे में लगाया जाएगा। हमेशा ऊपर की तरफ केसरिया रंग रहेगा। तो उसका एक प्रॉपर डेकोरम है जो आप अपने घर के साथ, ऐसा नहीं आपने लटका दिया झंडे को या कहीं है, उसका एक प्रॉपर खड़ा करने का तरीका। अगर कहीं आप मोड़ोगे भी तो दूसरे झंडे के साथ तो ऐसे करोगे, तो हमेशा जो स्पीकर है उसके राइट साइड में झंडे का रहेगा। और फ्लैग कोड तो बहुत कुछ कहता है, जब भी दूसरे देशों के भी झंडे आएंगे तो सबसे राइट में हमारा इंडियन फ्लैग होगा और उसके बाद अल्फाबेटिकल उसमें वे में दूसरे देशों के झंडे रहेंगे ही। साथ ही में मैं ऐड करना चाहती हूँ, जैसे पोडियम होते हैं ना, जैसे इवेंट्स में पोडियम्स होते हैं, लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, तो पोडियम्स में भी आप रैप नहीं कर सकते। मैं सर की बात का एक एडिशन नहीं करी, जैसे हम बात, बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई भी पोडियम रखा है, अगर पब्लिक इवेंट में, सेमिनार्स में, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट हो रहा है, या कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में कोई इवेंट हो रहा है, तो मैंने देखा है कई बार पोडियम पे रैप करके उसको रख देते हैं, सजा देते हैं, ये भी अलाउड नहीं है। तो ये भी अगर वीडियो लीक होता है या ये भी अगर कोई रिपोर्ट कर देता है तो इस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। बहुत खूब, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जी राजेंद्र सर, कुछ कहना चाहते हैं? मैम ने सही बताया, क्योंकि उससे ही मुझे लगता है कि हमारे सभी लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि झंडे में ऑफेंस कौन कौन से, जो हमारे जो डिसरेस्पेक्ट को जो एक्सप्लेन किया गया है जी, उसमें ये किया गया, एक तो उसकी कोई भी जो है घोर अपमान उसका ना किया जाए। घोर अपमान किसी भी तरीके से, इंडिग्निटी या आप एफरन कह सकते हैं कि उसको वो इंडिग्निटी किसी भी वे में ना हो। आदमी को समझ जाना चाहिए कि मेरा ये कर्तव्य जो है इसका अपमान कर रहा मेरे झंडे का, वो कोई भी ऐसा अपमान ना करे, ना डिपिंग करे, ना ही उसको मोड़े जी। ऐसा भी नहीं कि कहीं झंडा हमेशा रहेगा तो हमेशा सीधा ही रहेगा, कभी भी उसको झुका के किसी की तरफ भी ना झुकाया जाएगा, ना किसी की रेस्पेक्ट में झुकाया जाएगा। वो हमेशा उसको ही दूसरे आदमी रेस्पेक्ट करेंगे, वो कभी भी किसी के सम्मान में, और की रेस्पेक्ट के लिए नहीं करता। सम्मान में झुक सकता है, हाफ मास्ट हो सकता है, हाफ मास्ट हो सकता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जो है कुछ कैटेगरीज आदमियों की हैं, उन्हीं के लिए रखा जा सकता है। उस पर कुछ लिखा नहीं जाएगा, उस पर कुछ इंस्क्रिप्शन नहीं होगी, उसको कोई कैरी बैग की तरह से यूज़ नहीं किया जाएगा, उसको अपना पहनावा, साड़ी या कोई शर्ट वगैरह ये बना के नहीं पहना जा सकता। जैसे मैम ने बताया था, कोई स्लीपर ही बना लिया उसके कलर के, या अपना साफा ही बना लिया, तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। किसी स्टैचू के चारों तरफ लपेट दिया आपने, किसी बिल्डिंग के चारों तरफ आपने लपेट दिया, किसी व्हीकल के चारों तरफ लपेट दिया, ये सारी के सारे ऑफेंस की कैटेगरी में। इसमें जो है आप किसी चीज को, किसी बिल्डिंग को या अपनी गाड़ी को कवर कर रहे हैं तिरंगे से, तो वो भी गलत है। आपने झुकाने की बात कही है झंडे को, कुछ ऐसे मौके होते हैं जब सरकारी इमारतों के ऊपर झंडा झुका दिया जाता है। क्या जो लोग हैं वो भी अगर झंडे को इस तरीके से झुका देते हैं तो उनका ऐसा करना कोई जुर्म माना जाएगा, या बाकायदा तौर पर जब सरकार की तरफ से कोई ऐलान या इंस्ट्रक्शन आती है कि झंडे को झुका दिया जाए उस वक्त ही ऐसा किया जा सकता है?
हाँ, कुछ कैटेगरी जैसे अपने देश के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, या किसी दूसरे जो है मिशंस हैं, हमारे फॉरेन मिशंस हैं, या गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, पीएम या चीफ जस्टिस वगैरह, कुछ कैटेगरीज हैं, 8-9 कैटेगरी। अगर उनमें से किसी आदमी की कोई डेथ हो जाती है तो उस पर्टिकुलर डे को जो है हाफ मास्ट कर दिया जाता है, मतलब झंडे को पहले ऊपर ले जाया जाता है और उसके बाद आधा ले जाया जाता है, फिर उतारना भी हो तो भी ऊपर ले जाया जाता है, फिर उसको बिल्कुल ये तरीका नीचे क्या, हाँ ये तरीका है। तो उसका एक तरीका होता है। तो ये तरीका अगर आदमी को नहीं पता है, जनरल पब्लिक को, एक आम आदमी को नहीं पता है, तो डेफिनेटली उसका वायलेशन हो जाएगा। तो अगर वो पता लगना जरूरी है, इसी वजह से आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं ताकि लोग ये जान सकें। तो वो जरूरी है कि आप कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कोई किसी लॉ के अंदर आपको मना नहीं किया, क्योंकि लॉ ये कहता है कि आप फहरा सकते हो। जब फहरा सकते हो तो जब आपको पता लग गया कि उस दिन ये हुआ है, इसका हाँ एक बात है कि उस दिन, जिस दिन रिपब्लिक डे है या वो इंडिपेंडेंस डे है या महात्मा गांधी की जयंती है या वो जो अमृतसर के जो डेज हैं, एक वीक का टाइम है, उसमें है, उसमें झंडे को उस दिन अगर किसी की डेथ हो जाती इन कैटेगरी की आदमी के, तब भी झंडा उन बिल्डिंग्स पे वैसा रहेगा, सिर्फ जहां उसकी डेड बॉडी रखी हुई है उस पर्टिकुलर आदमी की, उस बिल्डिंग को छोड़ के उसका हाफ मास्ट रहेगा। अदरवाइज वो बिल्डिंग है, बाकी जगह झंडा नहीं है। तो पब्लिक को हो सकता है ये ना पता हो, तो ऊपर नीचे करने में कई बार जो है नुकसान हो जाएगा। तो बेटर है वो इन तमाम दिनों को याद रखें कि इन दिनों में हम वो झंडा नहीं झुका सकते। हाँ, वो उसी जगह झुका सकते हैं जहां पर वो जो है डेड बॉडी या जो जिसकी डेथ हुई है, वो जो कैटेगरी है अपनी डेजिग्नेटेड कैटेगरी वो है। तो ये थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, जैसे मैडम ने बताया कि इसको थोड़ा सा भी अगर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। शहरी होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको थोड़ा सा हम जरूर पढ़ें। जहां हम तिरंगे की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, तिरंगा हमारे दिलों में भी लहराता है, वहां हमें तिरंगे की इज्जत और सम्मान के लिए इस कानून को भी थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, ताकि हम ना सिर्फ अपने लिए दूसरों को भी ये बता सकें कि तिरंगे के क्या हुकूक हैं हम सबके ऊपर। ना सिर्फ हमारे हुकूक, तिरंगे के हुकूक भी हम सबके ऊपर हैं, उनको भी जानना जरूरी है। अक्सर कुछ क्राइम आम लोगों से हो जाते हैं, लेकिन वही जुर्म अगर किसी खास आदमी से हो जाए तो उसके लिए सज़ा भी अलग हो जाती है। कनिका जी से जानना चाहूँगा, अगर हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस से अगर कहीं तिरंगे का या आइन का हमारे कहीं कोई तौहीन हो जाती है तो उनके लिए क्या कुछ सज़ा अलग है? क्योंकि गालिबन उनके इलेक्शन लड़ने के ऊपर कुछ एक वक्त की एक रोक लग जाती है। जी बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो एक्ट है, वो जो लॉ होता है वो सबके लिए सेम होता है, लेकिन कुछ जैसे पॉलिटिशियंस हैं या कुछ वीआईपी लोग हैं जिनके लिए कुछ रियायतें इस एक्ट में दी गई हैं, बट उन रियायतों का मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के उसका डिसरिस्पेक्ट करें। रियायतें हैं तो लिमिटेड रियायतें हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस पे उसका रिस्पेक्ट करेंगे। अगर कोई भी पॉलिटिशियन है या कोई वीआईपी है, जैसे आपने कहा कोई आम इंसान है उसके लिए तो है, बट साथ ही में कोई अगर वीआईपी है, कोई पॉलिटिशियन है या ऐसे कोई लोग हैं जो रिस्ट्रिक्टेड मतलब जो वीआईपीज हैं एक तरह से, अगर उनसे भी डिसरिस्पेक्ट होती है तो उनके लिए भी लॉ इक्वल है। 3 साल की इसमें सजा मैक्सिमम प्लस फाइन या दोनों, तो ये उन पे एप्लीकेबल होता है। राजेंद्र सर, क्या आपका क्या कहना है इसके ऊपर? क्या वाकई उनके इलेक्शन के ऊपर भी इसका असर पड़ता है? हाँ, नहीं देखो, जैसे कनिका जी ने कहा कि ऑफेंस तो सबके लिए इक्वल है, चाहे वो ऑर्डिनरी पर्सन हो या कोई वीआईपी कैटेगरी का आदमी। अगर वो डिसरेस्पेक्ट करता हो सकता है उसके राइट्स हो, कुछ उसको अनफर्ल करने के, होइस्ट करने के या कुछ और रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अगर वो डिसरेस्पेक्ट करता है तो इक्वली ट्रीट होगा जैसे कि दूसरे आदमी ट्रीट होते हैं। लेकिन उनके साथ ये है कि उनका उसको स्टिंजेंट ये हो जाएगा अगर वो ऐसा करते हैं तो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है, अगर उसमें 2 साल की उनको सज़ा हो जाएगी तो फिर आगे से इलेक्शन वो नहीं करे, और वो सीरियस लेती है गवर्नमेंट इसको, या कोर्ट जो है। अगर कोई पब्लिक डिग्नेटरीज है जिसके एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये राइट्स दिया गया है इसको, और आप ही इसकी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, तो उस पर थोड़ा सा ऑफेंस जो है वो बहुत ही कैटेगराइज हो जाएगा और उसमें उसको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हालांकि वो एप्लीकेबल वही है कि 2 साल की सज़ा हो जाएगी तो उसकी फिर एमपीशिप वगैरह जो भी है वो जा सकती है। और यहाँ पर अभी तक हमने बात की है कौमी परचम की बात की, मुल्क के आइन की बात की, लेकिन अभी हमारा कौमी निशान, नेशनल एम्बलम और उसके साथ साथ मुल्क के नक्शे की भी बात करेंगे, क्योंकि अगर उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ करता है, मुल्क के किसी हिस्से को कहीं और दिखाने की कोशिश करता है या किसी दूसरे मुल्क में शामिल करने की कोशिश करता है, तो मैं राजेंद्र सिंह से जानना चाहूँगा कि इसके ऊपर भी सज़ा का क्या इल्तिज़ाम है? देखिए, स्पेसिफिकली जो हमारा एक्ट है ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स, उसमें जो है 3 चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशंस है, नेशनल फ्लैग है और हमारी नेशनल एंथम है।
ठीक है, वो पर्टिकुलरली उसमें फ्लैग के उसके अपना मैप जो है उसके बारे में बहुत सारा इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि हमारा दूसरे एक्ट हैं एम्बलम एंड नेम्स, और उसका जो है उनका अगर कोई प्रोहिबिशन है उनका प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट जो हमारा 1950 का अब 2005 का है दूसरा आया है, तो उसमें कुछ रेगुलेशंस हैं कि अगर हम अपने एम्बलम्स का या अपने मैप का कोई भी हिस्सा डिस्टॉर्ट करते हैं, वो हमारा चिन्ह है, एम्बलम है, और उसके ऊपर उसकी बेइज्जती, उसकी डिसरेस्पेक्ट वैसी ही ट्रीट की जाएगी जैसे कि बाकी के हमारे तीनों चीज़ों की डिसरेस्पेक्ट किया जा सकता है। तो मान लो कहीं का कहीं पार्ट दिखा दिया है और डेलिबरेटली आपने ये किया है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर वही एक्शन एप्लीकेबल होगा जो बाकी एम्बलम्स के ऊपर हम इसमें कर रहे हैं। तो ये एक है। बाकी तो नेशनल एंथम जो है उसके ऊपर भी, क्योंकि उसका भी एक पार्ट जो है इम्पोर्टेंट है, तो नेशनल एंथम जो है उसका भी गाने का, बैठने का, उठने का सब अलग से तरीका है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए कि कैसे क्या करना कैसे क्या करना और है। कमर्शियली भी मैं ऐड करना चाहूँगी, कमर्शियली भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कोई एम्बलम है या नेशनल फ्लैग है हमारा या ये सारी चीज़ें आप कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग अपनी वेबसाइट पे आपने देखा होगा इंडिया का फ्लैग लगा देते हैं बिना परमिशन लिए हुए, या फिर कई लोग इंडिया नाम का, महज इंडिया का नाम आप ऐड नहीं कर सकते कमर्शलाइज करने के लिए या प्रॉफिट करने के लिए, या एम्बलम को यूज़ नहीं कर सकते। तो कमर्शियली भी बहुत ज़्यादा इस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, यहाँ एक अहम सवाल आता है कि जहाँ बालिग लोगों से ये काम होता है वहाँ उनके लिए हमने सज़ा का इंतज़ाम किया है। 1 से लेकर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन कनिका जी, अगर माइनर से जो नाबालिग हैं उनसे अगर ये किसी तरीके से हो जाता है तो फिर उसके लिए भी क्या कुछ सज़ा का इंतज़ाम है इसके अंदर, या जुवेनाइल में भेजने का है, क्या कुछ रखा गया? जी, माइनर्स तो देखिए, अब माइनर्स हैं वो हर तरह से, माइनर्स की भी आजकल एक कैटेगरी बन गई है। अब जैसे कहते हैं 18 साल से नीचे माइनर्स हैं, लेकिन अगर 17 साल का कोई हो, 16 साल का कोई हो, तो वो डिपेंड करता है जुवेनाइल का इसमें जो ये पावर होती है कोर्ट के पास कि वो जुवेनाइल में भेज सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की एज क्या है। अब 16-17 साल का कोई अगर माइनर है और वो इंटेंशनली डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उसे जुवेनाइल में कुछ ना कुछ सज़ा या कोई ना कोई सोशल सर्विस करने के लिए वो उनको ऑर्डर कर सकते हैं। बट अगर बहुत ही छोटा बच्चा है, जैसे 4-5 साल का बच्चा हो या 6, जिसको अपनी खुद की समझ नहीं है, जो माइंड में नहीं है, सेंसेस में अभी नहीं है, उसको खुद की समझ नहीं है, उसके लिए इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, तो वो इस एक्ट से निकल जाएंगे बाहर। बट अगर कोई साउंड माइंड का 16-17 साल का ऐसा बच्चा है जिसको सब समझ आता है, जो कोर्ट देखती है कि इसको समझ आ रही है सारी चीज़ें और इसने इंटेंशनली ये किया है, तो उस केस में जुवेनाइल का जो रोल है वो आ जाएगा। यहाँ पर जुवेनाइल का एक रोल आ जाएगा, अगरचे वो इंटेंशनली सामने आता है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, बहुत सारे लोगों की तमन्ना होती है कि जब वो रोड पर अपनी गाड़ी लेकर के निकलें तो उसके ऊपर एक तिरंगा हो। तो उसके लिए भी क्या कुछ कंडीशंस हैं और क्या कुछ शर्तें हैं, वो जानेंगे हम राजेंद्र सर से कि सर, जब ये मसला आता है कि मेरी गाड़ी के ऊपर भी एक तिरंगा हो, तो क्या उसका साइज़ कितना हो, कहाँ नहीं हो, मैं चाहूँगा वो भी ज़रूर बताएं। हाँ, देखो ये बात फैक्ट है कि ये बड़ा वैसा टिकलिस सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें मैंने पहले भी कहा था। एक तरफ फ्लैग कोड है, फ्लैग कोड व्हीकल्स के ऊपर फ्लैग को लगाने का एक तरीका बताता है, और कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हैं वही उसको लगा सकते हैं फ्लैग कोड के हिसाब से, ठीक है। अब फ्लैग कोड तो ये कहता है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे डिसीजन जो आया था हमारा इनका जो पहले मैंने बताया था, डिस्कस किया था, जिंदल साहब वाला डिसीजन, उसमें क्या है कि हमारा फंडामेंटल राइट की तरह कि हम उसको होइस्ट कर सकते हैं, फैला सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, अपनी गाड़ी पे भी जो है लगा सकते हैं। गाड़ी पे ऑफेंस सिर्फ इतना बताया है कि उसके चारों तरफ ड्रैप नहीं करोगे आप, ऊपर नीचे नहीं लगाओगे, बॉनेट पे नहीं लगाओगे, पीछे नहीं लगाओगे, टायर से या साइड में नहीं लगाओगे, रैप नहीं करोगे, मतलब उसको ड्रैपिंग नहीं होगी। उसका यूज करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस एक्ट ने नहीं लगाया है जी। फ्लैग कोड जरूर कहता है कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स हैं वही फ्लैग का यूज करेंगे, तो ये थोड़ा सा ज़रूर है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आता है। आप लगा सकते हो अनटिल और अनलेस, जब तक कि ये इंप्रेशन ना जाए कि ये गवर्नमेंट व्हीकल है। उसको मना क्यों किया गया है कि ये जब जैसे ही आप झंडा लगाते हो अपनी गाड़ी पे, तो ये इंप्रेशन होता है कि इसमें डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स जो है वो रख रहे हैं, तो वो एक कन्फ्यूज़न की होगी और वो फिर हमेशा आपके ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो सिर्फ इतना है कि आप लगाने के लिए ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से आप लगा सकते हो,
झंडे की 9 कैटेगरी हैं, 20 फुट तक का है और फिर छोटा एक आधे फुट का भी है जो आप टेबल पर रखते हो, उसके बाद आप उस पर लगाते हो, प्लेन पर लगाते हो। तो जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब जाते हैं तो वो झंडा एक अलग से, या आर्मी ऑफिशियल्स है, डिफेंस ऑफिशियल्स है, चीफ जस्टिस हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये एक कुछ कैटेगरीज या कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट या जगहें बताई गई हैं जिनके लिए जिक्र किया गया है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि जब हम झंडा अपना छत के ऊपर लहरा सकते हैं, अपने हाथ में लहरा सकते हैं, तो हम अपने गाड़ी या स्कूटर पे जब देखते हैं तो हम लगाते हैं, तो एज सच जब तक वो झंडा प्रॉपर है और जब तक किसी पर्टिकुलर ओकेजन्स पे वो झंडा लगाया जा रहा है तब तक तो वो नहीं है। लेकिन आप रूटीन में अपनी गाड़ी के ऊपर फ्लैग लगा के चलते हो तो डेफिनेटली उस फ्लैग कोड का वायलेशन हो जाएगा। या बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको समझना आज की इस पेशकश के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम देखते हैं सरकारी इमारतों पर शाम को झंडा उतार दिया जाता है, क्या घरों के साथ भी, या जो इंसान अपने घर की छत पर लगा रहा है, क्या उसके साथ भी इस तरह की कोई कंडीशन है कि वो शाम को उतार दें, या वहाँ पर रियायत दी गई है? नहीं, बिल्कुल ये है कि जब भी आपको ये आपको ये पावर मतलब आपको राइट्स दिया गया है कि आप झंडा हर दिन लगा सकते हो, लेकिन ये राइट्स सिर्फ मॉर्निंग टू सनराइज टू सनसेट है। उसके बाद चाहे आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कहीं और के एस्टेब्लिशमेंट, सभी के लिए एक ही रूल है कि आप उसको सनसेट के साथ हटाओगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशन, कुछ भी आप सनसेट के साथ उसको हटा लेना चाहिए आप रूटीन के अंदर। हाँ, ये है कि इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, जब लाइटिंग्स हो रही है तब वो झंडा स्पेशल परमिशन से उसको रात को भी अलाउ कर सकते हैं। क्या ये कानून कनिका जी स्टेट वाइज वेरी करता है या एक सेंट्रल कानून है और पूरे मुल्क पर एक जैसा नाफिज है? जी, ये पूरे मुल्क पे एक जैसा है, इसमें एक्ट में लिखा गया है ये पूरे मुल्क में एप्लीकेबल होगा, तो स्टेट वाइज नहीं, ये पूरे मुल्क में एप्लीकेबल है। बट जैसे कि अभी सर ने कहा कि ये एक स्पेसिफिक रूल है कि सनराइज़ तक आपको उतारना है, बट ऐसा ग्राउंड लेवल पे होता है कि लोग लगा के भूल जाते हैं, उसको उतारते नहीं हैं, अभी भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो रिपोर्टिंग एक तो इशू है इस एक्ट में कि रिपोर्ट नहीं होता है, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा इशू है कि लोग शायद ये एक्ट बना के भूल गए हैं कि एक बना दिया एक्ट लेकिन उस पर ज़्यादा, लेकिन वो तो पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर है, जितना पब्लिक अवेयर होगी उतनी ज़्यादा रिपोर्ट होगी और उतनी ज़्यादा एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए हम ये आज शो पे शायद हम बैठे हैं कि जितने ज़्यादा आप लोग अवेयर होगे उतने ज़्यादा आप रिपोर्टिंग कर पाओगे कि आपके आसपास भी अगर ऐसा कुछ है कि कोई है जो झंडे को डिसरिस्पेक्ट दे रहा है या नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग होगी तभी ये जितने भी हमारे लॉज बने हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। यानी रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग खुद भी अवेयर हो सकें और अगर कोई जानबूझकर इस तरह की तौहीन कर रहा है तो उसे सज़ा दिलाई जा सके। राजेंद्र सिंह सर ने एक बात कही थी, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, क्या ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और ये हमारा कानून, इसके अंदर कोई फ़र्क है या वो सज़ा का इंतज़ाम करता है और ये सिर्फ गाइड करता है? इन दोनों के फ़र्क को भी मैं जानना नहीं, जब से 2004 से पहले, नवीन जिंदल साहब के केस से पहले चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस या क्योंकि आईपीसी या कहीं पर ऐसा रेगुलेशन नहीं था कि इंडिया फ्लैग कोड इंडिया नाम से पहले एक फ्लैग कोड था, उसमें जो जो चीज़ें थी उसी के हिसाब से वो हमारे अपने फ्लैग्स का यूज़ करते थे, फ्लैग्स कैसे उसको यूज़ करना। लेकिन जब से 2004 का वो आया है जजमेंट जिंदल साहब का, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी ईजाद कर दी, मतलब स्टैट्यूटरी राइट्स मिल गए अब आदमियों को। अब दूसरी तरफ थी फ्लैग कोड। फ्लैग कोड क्या था कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ एक इंस्ट्रक्शन थी, जैसे रूल्स बनाते हैं, लेकिन ये रूल्स भी नहीं थे। फ्लैग कोड एमएचए के द्वारा बनाया गया है, आज की डेट में वो मॉडिफाइड हो गया है और अब कोई कंट्राडिक्शंस नहीं है लॉ में और फ्लैग कोड के अंदर। लेकिन पहले कुछ कंट्राडिक्शन थी जिसपे कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, अब क्या है, राइट्स मेरा है एक्सप्रेस करने का, झंडा फहराने का, लेकिन साथ साथ मैं अगर आर्टिकल 19 में मेरा राइट्स है तो आर्टिकल 19 में ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा सकती है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग कोड का यही जरिया था कि उन्होंने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने के तौर पे ही फ्लैग कोड को का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो रीजनेबल है या नहीं है इसका डिसीजन अल्टीमेटली फिर फाइनली कोर्ट में करता है, जब उनके पास केसेस ऐसे उनके पास केसेस पहुंचते हैं। तो ये है थोड़ा सा कि फ्लैग कोड एक रेगुलेट करता है हमें, हमारा एक डायरेक्टरी है, वो एक एडवाइजरी है हमारे लिए कि हम अपने झंडे का इस्तेमाल कैसे करें, और वो डिटेल्ड है, ठीक है। तो इसलिए हर आदमी उसको पढ़ लेगा।
ऑफेंस बहुत रेस्ट्रिक्टेड वे में, बहुत लिमिटेड एरिया में है कि झंडे का अगर इस ढंग से यूज नहीं करेंगे तो ऑफेंस होगा। बाकी रेगुलेटरी है, बाकी एडवाइजरी है, और आप उसका उस ढंग से करें जिस ढंग से फ्लैग कोड में बताया गया है। ये तमाम बातें हैं कि आपको ये जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पर आपको हिदायत दी गई हैं और कहाँ पर आपको इंतबाह दिया गया है कि अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपको सज़ा मिल सकती है। आज की इस पेशकश में हमारे दोनों मेहमानों ने अपने तजुर्बे से रोशनी डाली। मैं उसके लिए आप सभी का, दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे व्यूवर्स ने, हमारे नाजरीन ने भी जाना होगा कि वो तिरंगा जिसका हम सब एहतराम करते हैं, उसके क्या कुछ हुकूक़ हैं हमारे लिए, किस तरह से वो बारीकियाँ उस कानून के अंदर बताई गई हैं जिनको जानना और समझना हम सबके लिए ज़रूरी है। आपने ज़रूर आज ये मालूमात हासिल की होगी, फ़ायदा हासिल किया होगा। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।